Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. So today we are going to read the chapter electricity. Electricity का वो part अब read करने जा रहे हैं that we call that is electrical resistance. ठीक है ना, resistance आपने नाम सुन रखा होगा, which is represented by capital R. ठीक है ना, resistance. तो देखो resistance का मतलब होता है opposition. As we know, पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ. द हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ठीक है ना. हिंड्रेंस का मतलब होता है अपोजिशन. ठीक है, अपोजिशन का मतलब रुकावट. ठीक है, जो बाधा, जो चार्ज के फ्लो करने में उसके पाथ में जो रुकावट आ रही है, जो अपोजिशन आ रही है, दैट वी कॉल्ड रेजिस्टेंस. ठीक है ना. आपने देख रखा है, जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटालिक कंडक्टर. ठीक है ना, कंडक्टर की बात करते हैं, मेटल्स की बात करते हैं, तो उसमें एटम्स होते हैं. और एटम्स ऐसा नहीं है कि वो अपनी कंडीशन पे रहते, वो कंप्लीटली हमेशा वाइब्रेशनल मोशन में रहते. विथ टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वाइब्रेशन और ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है. ठीक है ना. तो वाइब्रेशन पे रहते. इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो अपने वैलेंस शेल को छोड़ करके बाहर आ गया. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? पाथ चाहिए, रास्ता चाहिए. सपोज आप बोलते हो ना, जैसे मान लो ये वाटर टैंक है और ये आपके घर के पास आता हुआ वो टैप के पास वाटर है. ठीक है ना, दिस इज द टैप. तो जैसे आप टैप को जो ऑन करोगे, ठीक है, खोलोगे, जितना ज़्यादा खोलोगे मतलब जितना ज़्यादा यहाँ से वाटर फ्लो करेगा, वाटर की पार्टिकल्स वो यहाँ से भी उतना ही आएंगे बीच में, क्योंकि कोई बीच में अपोजिशन नहीं है. बट यहाँ पे चार्ज के साथ ये ऐसा नहीं होता. चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए क्या करने पड़ते? कोलिजन करने पड़ते, नंबर्स ऑफ कोलिजन करने पड़ते. वो फ्री इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा, एटम से भी टकराएगा, आयंस प्रेजेंट होंगे जो कंडक्टर में, उससे भी टकराएगा. मतलब कंटिन्यूअस कोलिजन करने के बाद उसे पाथ मिलेगा, वो शिफ्ट करता जाएगा. इस तरीके से जाते जाते जो अपोजिशन उसे मिल रही है, वो कंटिन्यूअसली स्टडी फ्लो जो नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, उसको जो अपोजिशन मिल रही है, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. क्लियर है मेरी बात? इसलिए मैंने स्टेटमेंट में लिखा द हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ चार्ज. चार्ज कौन सी चार्ज? फ्री इलेक्ट्रॉन को जो फ्लो होने में हिंड्रेंस, उसमें जो अपोजिशन उसको फील हो रहा, फेस हो रहा, दैट अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. क्लियर है? अब इसकी मैथमेटिकली बात करूं, मैथमेटिकली व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम द ओम्स लॉ. क्या देखा था हमने? V इज इक्वल टू आई आर. तो मैं यहाँ से R को लिख सकता हूँ, दैट इज V अपॉन आई. तो रेजिस्टेंस इज V अपॉन आई. अब मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, विच इज रिटन एज दिस सिंबल. ठीक है ना, ओम, और जिसकी सिंबल है एक नाक की जैसी, अपनी नाक के जैसा. ठीक है ना. तो नोज इज द सिंबल ऑफ दैट रेजिस्टेंस एंड वी से द यूनिट इज ओम. क्लियर है ना? रेजिस्टेंस क्लियर हो गया. अब देखो, रेजिस्टेंस का मतलब हमने देख लिया कि हिंड्रेंस है. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेजिस्टेंस हमने क्या करा? कुछ मटेरियल, कुछ सब्सटेंस को हमने क्लासिफाई करा. ठीक है ना. कैसे क्लासिफिकेशन हुई है देखो. क्लासिफिकेशन ऑफ substance on the basis of resistance. रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमने सब्सटेंस को क्या किया? क्लासिफाई किया. ठीक है. द फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड कंडक्टर. अब ये कंडक्टर क्या होता है? ठीक है ना. कंडक्टर जिसकी, ऐसे सब्सटेंस जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, मतलब अपोजिशन कम है, तो इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज फ्लो करेंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट अच्छे से करेगा. दैट्स वाई दिस इज कंडक्टर. मीन्स दो सब्सटेंस
which have low resistance, ठीक है, इज कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा सब्सटेंस जिसकी कम से कम रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो सिल्वर, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता। अब मैंने बोला कंडक्टर बेस्ट है सिल्वर, तो घर पे वायरिंग सिल्वर की तो कर नहीं सकते हो, नहीं तो पता लगेगा कि आपने वायरिंग कर दिया सिल्वर का और रात में सो ही नहीं पा रहे, चोर आएंगे काट के ले जाएंगे। और ये थोड़ा सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। देखते हो ना, पैरों में पहनने के लिए, मीन्स जो नेकलेस बनाते हैं सिल्वर की, ठीक है ना, जो ऑर्नामेंट बनाते हैं सिल्वर की, उसको बनाने के लिए सोचना पड़ता, मतलब इतना ज़्यादा कॉस्टली होता। तो घर पे वायरिंग करने के लिए तो और भी ज़्यादा कॉस्ट होंगे ना, तो वो कॉस्टली ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सिल्वर को यूज़ नहीं करा जाता। रैदर देन सिल्वर वी यूज़ दैट इज़ कॉपर एंड एल्युमिनियम, ठीक है। कॉपर एंड एल्युमिनियम के भी क्या होते हैं, रेजिस्टेंस लो होता है, वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। क्लियर है ना मेरी बात। तो कंडक्टर में मैंने क्या बोला, दैट कॉपर और एल्युमिनियम को भी यूज करे जाते हैं, मीन्स दैट दिस इज अ बेस्ट कंडक्टर बट एल्युमिनियम एंड दैट कॉपर एंड एल्युमिनियम इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है ना। नाउ सेकेंड कैटेगरी इज रजिस्टर, ठीक है। दो सब्सटेंस which have comparatively high resistance is called resistor, ठीक है ना। जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कंडक्टर से ज़्यादा हो, कंपैरेटिवली, मतलब इससे कंपेयर किए जा रहे कि इससे ज़्यादा हो रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो वैसे सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा, रजिस्टर, ठीक है ना। बेसिकली अलग अलग पर्पस के लिए हम रजिस्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फॉर हीटर की जो कॉइल होती है उसके लिए भी यूज़ करते हैं, रजिस्टर की यूज़ करते हैं। फ्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। बल्ब की जो फिलामेंट, इनकैंडेसेंट बल्ब होती थी, उसकी फिलामेंट के लिए भी रजिस्टर को यूज़ करते थे, ठीक है ना। तो अलग अलग पर्पसेस के लिए रजिस्टर को यूज़ किए जाते हैं। मतलब रजिस्टर वो ऐसा सब्सटेंस है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे ज़्यादा होती है, मतलब वो ज़्यादा चार्ज को फ्लो करने के लिए अपोज करता है। क्लियर है ना। तो ऐसे कुछ कुछ रजिस्टर होते हैं जो बेसिकली एलॉय होते हैं, ठीक है ना। और वो एलॉय क्या होते हैं, उनके नेम्स क्या है, दैट इज नाइक्रोम, मैग्नीन एंड दैट इज कॉन्स्टेंटाइन। क्लियर है ना। दीज आर द सम एलॉय विच आर द रजिस्टर, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ ज़्यादा होती है, अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग यूज़ करे जाते हैं। क्लियर है ना। एंड द लास्ट वन इज दैट इज इंसुलेटर। अब ये इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर दो सब्सटेंस which have infinitely large electrical resistance, ठीक है ना। एग्जाम्पल रबर एंड वुड। मैंने क्या बोला इंसुलेटर के बारे में, दो सब्सटेंस विच हैव इन्फाइनाइटली लार्ज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, सच अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंसुलेटर, जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, हाई हो, वो अपोज करे इतना चार्ज को कि चार्ज को फ्लो होने ही नहीं दे, वैसे सब्सटेंस को इंसुलेटर बोला जाता है। तो इंसुलेटर सब्सटेंस को, इंसुलेटर को हमने यूज़ करना स्टार्ट करा फॉर द सेफ्टी पर्पसेस, ठीक है। आपने देखा होगा कि रबर, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, वो जब इलेक्ट्रिकल वायर्स को टच करते या कुछ भी करते तो रबर की ग्लव्स पहनते हैं, बिकॉज रबर इज द बेस्ट इंसुलेटर। वुड की भी यूज़ की जाती है, ठीक है ना। किसी किसी देखना आप जो कुछ कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे
डिवाइस होते हैं जिसको इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन मीन्स दैट किसी भी चीज़ को कभी भी ख़राब हो गए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसको बनाने के लिए जो उसकी हैंडल होते हैं वो वुड के भी बने होते हैं, ठीक है, बिकॉज वुड इज अ इंसुलेटर मीन्स दैट इज बैड कंडक्टर। क्लियर है ना? तो दीज आर सम क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। लिख लिया? वीडियो को पॉज करके लिखो, रब कर रहा हूं। तो अब ये बात हो गई रेजिस्टेंस की, है ना। अब मैं डिपेंडेंसी की बात करता हूं, ठीक है ना। डिपेंडेंसी ऑफ या फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है ना। ये बेसिकली किसके लिए बात होती है? फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के लिए ये बातें होंगी। क्लियर है ना? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। तो फर्स्ट फैक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर is directly proportional to the length, मीन्स कंडक्टर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकेंड, द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर is directly proportional to the area of cross section, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स जो कंडक्टर, जो वायर है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली, सॉरी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, जितना ज़्यादा कंडक्टर, सपोज मान लो ये मेरा वायर है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ, तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा मतलब जितना ज़्यादा लंबा होगा वो क्या होगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा मीन्स उसकी थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं इन दोनों को मिला करके क्या लिख सकता हूँ? R इज डायरेक्टली और प्रोपोर्शनल टू रो अपॉन L। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा करके मैंने एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, है ना। व्हाट इज रो? ठीक है ना, ये क्या है? ये सिंबल है RHO, रो, ठीक है ना, रो। अब रो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इसे इसका दूसरा नाम होता है दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है ना? रो इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। चलो अब रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। ये फॉर्मूला लिख लिया ना, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब देखो मैंने बोला रेजिस्टिविटी, जिसको मैंने रो से लिखा। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है?
रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर। ठीक है ना, मैंने रजिस्टिविटी के लिए क्या बोला, रजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ substance and it only depends on material। किस तरीके का मटेरियल है इस पे सिर्फ डिपेंड करेगा। और ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। स्लाइटली इंक्रीज करता विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, आगे बातें करूंगा मैं इसकी, ठीक है ना। बट रजिस्टिविटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, मतलब वो उसकी डायमेंशन पे। अभी आपने देखा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पे। तो ये जो मटेरियल की है ना, यही बात है ये रजिस्टिविटी। और रजिस्टेंस लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, बट रो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। मीन्स ये बात हुई कि रजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता, बट रजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है ना। मैं इस फॉर्मूले को, ठीक है ना, मैंने अभी लिखा दैट इज R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ से रो इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, RA अपॉन एल लिख सकता हूँ ना इससे। अब देखो मैं यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी की बात करूँ, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी की मैं बात करूँ तो क्या होगा, देखो रो इज इक्वल टू R इज रेजिस्टेंस, तो मैंने बोला था रेजिस्टेंस को ओम से लिखा जाता है, एरिया को मीटर स्क्वायर, लेंथ को मीटर। तो 1 मीटर कट गया तो दिस इज ओम मीटर, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर, इसको लिख लो, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर, लिख लिया। अब देखो रजिस्टिविटी कहीं कहीं पे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, कहीं कहीं पे कम होगा। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, किन किन फैक्टर पे रजिस्टिविटी डिपेंड करेगा, या मैं बोलूं कि क्या ऐसे क्या है जिस पे रजिस्टिविटी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैंने बोला टाइप्स ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और दूसरा स्टेटमेंट मैंने बोला था स्लाइटली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी के ऊपर क्या टेम्परेचर का इफेक्ट्स होगा। तो देखो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर, ठीक है ना। तो देखो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है ना, एटम की रैंडमनेस बढ़ जाएगी, और साथ में साथ फ्री इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो कोलिजन होने में जो टाइम लगते हैं ना, वो टाइम कम लगने लगेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना, अब कोलिजन के रिलैक्स होने की टाइम कम हो गई, तो रिलैक्स होने की टाइम कम हो गई तो उसकी रजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। मीन्स मैं यहां से लिख सकता हूं फॉर कंडक्टर द resistivity will increase with increase in टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी कंडक्टर की रजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। इसका एक एक्सप्रेशन होता है जो अभी मैंने बोला था, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, ठीक है, यही मैंने बोला था। देखो ऑल्दो कंडक्टर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसमें। बट रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ना, वो कोलिजन जल्दी जल्दी करने लगे तो आराम करने का टाइम कम हो जाता है, जिस वजह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रजिस्टिविटी बढ़ जाता है। अब मैं अगर रेजिस्टेंस की भी बात करूं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो जब रो ही बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, किसके लिए,
कंडक्टर के लिए। तो यहाँ से मैंने दो कंक्लूजन ड्रॉ किया। क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि दैट कंडक्टर फॉर कंडक्टर द रजिस्टिविटी विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से रजिस्टिविटी बढ़ा, तो जब रजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर है? नाउ मैं सेमी कंडक्टर की बात करता हूं, है ना। फॉर सेमी कंडक्टर with increase in temperature the resistivity of semiconductor decreases। ठीक है, अभी मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पे सेमी कंडक्टर में होता क्या, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री चार्जेस वो क्या होते, इंक्रीज कर जाते हैं। तो जब एन इंक्रीज कर गया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। एन इंक्रीज करा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। मतलब जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया रेजिस्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई। अब देखो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली डिपेंड है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? मीन्स रेजिस्टिविटी इंक्रीज हुई जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, किसमें, कंडक्टर में। बट यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कम हो गया। क्लियर है मेरी बात, है ना। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। अब मैं एक बात कर रहा हूँ नोट के लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा नोट इसको देखना, ये दैट इज हटा दो, है ना। सुपर कंडक्टर की मैं बात करता हूं। देखो सुपर कंडक्टर मैंने क्या, सुपर कंडक्टर नाम सुन के लग रहा होगा सुपर मीन्स कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर लेवल की बात हो रही है ये, ठीक है ना। सुपर कंडक्टर देखो ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि सम कंडक्टर, ठीक है, स्टार्ट बिहेविंग एज अ सुपर कंडक्टर। तो स्टार्ट बिहेविंग एज अ सुपर कंडक्टर का मतलब क्या, कंडक्टर में कुछ अपोजिशन होते हैं, जो अपोजिशन अगर कहीं पे जीरो, बिलो जीरो हो जाए, मीन्स बिलो बहुत ही कम हो जाए, है ना, अपोजिशन एकदम ना के बराबर हो जाए, एट दैट टाइम कंडक्टर विल बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर। और ये कब होता है, at certain temperature, below certain temperature, and that temperature is called critical temperature. Means when conductor, when resistance of conductor become very low or zero at below certain temperature, that temperature is called critical temperature. At that time that conductor is called सुपर कंडक्टर। ठीक है, जो बातें मैंने बोला स्टेटमेंट मैंने लिख दिया। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर मतलब लॉसेस बहुत ही कम है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो इट हाईली यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, फर्स्ट
अगर सेकेंड एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि पावर जनरेट होता है कहीं पे सिटी से बहुत ही दूर में, और पावर को वहाँ से ट्रांसमिट किया जाता है हमारे घर तक, फैक्ट्रीज तक, अलग अलग जगह पे किया जाता। तो पावर ट्रांसमिशन वायर से ही करे जाते, तो वायर की तो रेजिस्टेंस होती है। तो अगर रेजिस्टेंस लो हो गया तो क्या होगा, जितना पावर वहाँ से सेंड करा गया हमारे पास आएगा। मीन्स इट मे यूज और इट यूज फॉर द पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन के लिए इसे यूज करा जाता है सुपर कंडक्टर को। क्लियर है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट द सुपर कंडक्टर। नाउ डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है? तो देखो, मैं कुछ एब्रिविएशन को यूज करने वाला हूं। ठीक है, आर नॉट इज इनिशियल रेजिस्टेंस, टी नॉट इज इनिशियल टेम्परेचर, R is final temperature और T is R is final resistance and T is final temperature। और एक और मैं यूज करूंगा टर्म अल्फा का, दिस इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये सारे टर्म्स को मैं यूज करूंगा। आर नॉट का मतलब होता है इनिशियल टेम्परेचर, जब हमने मेजरमेंट स्टार्ट करा, ठीक है, देखना स्टार्ट करा दैट इनिशियल टेम्परेचर, उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस क्या थी, दैट इज इनिशियल रेजिस्टेंस। जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, दैट इज टी, और उस वक्त जो रेजिस्टेंस हुआ दैट इज आर। और अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो हम टेम्परेचर कोफिशिएंट को इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पसेस। मीन्स देखो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस, इसे बोला जाता है चेंज इन रेजिस्टेंस। मीन्स इसको क्या लिख सकते हो, आर माइनस आर नॉट, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल्टा टी मैं यूज करूंगा दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो देखो ये प्रैक्टिकली देखा गया दैट आर चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। जितनी ज़्यादा इनिशियली रेजिस्टेंस की वैल्यू होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। और ये भी देखा गया चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, चेंज आएगा रेजिस्टेंस में। तो इन दोनों को मिला करके मैं लिख सकता हूँ चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी, है ना। और यहाँ से अल्फा को इंट्रोड्यूस करूँगा, मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा करके दैट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। दिस इज एक्सप्रेशन। आर नॉट डेल्टा आर को क्या लिख सकते हो, आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया मेरा। अब यहाँ से आर इज इक्वल टू आर नॉट उधर चला गया प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखो आर नॉट दोनों में है, तो आर नॉट को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दिस इज आर। तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आया, डेल्टा, तीन एक्सप्रेशन, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, और एक आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये दो हो गए। एक और, अगर मेरे को अल्फा चाहिए तो क्या करना होगा, आर नॉट डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर नॉट डेल्टा टी। तो ये तीन एक्सप्रेशन आपको याद रखने होंगे, बस यहीं से बना है, उसी चीज़ को मैंने लिखा, आपको ये याद रखने होंगे।
क्लियर है? तो दीज आर द थ्योरेटिकल सेक्शन। अब कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं अपन, ठीक है ना? रब कर रहा हूँ, लिख लो इसे। लिख लिया पॉज करके? कुछ न्यूमेरिकल की बातें करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट और इफ द वायर हैविंग resistance 4 ohm find its new resistance if its length become double the original। ठीक है ना? सॉल्यूशन देखो, वायर है जिसकी रेजिस्टेंस दे रखा 4 ओम दे रखा। पता लगाना आपको, फाइंड आउट करना नया रेजिस्टेंस क्या होगा जब उसकी लेंथ को आपने क्या करा, इलोंगेट करके डबल कर दिया। सपोज है ना, सॉल्व करो पॉज करके, अब मैच करो। एक वायर था इस तरीके का, रो इज द रेजिस्टिविटी, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इसकी लेंथ है एल। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। अब इस वायर को आपने खींच के लंबा कर दिया, मतलब लंबा किया तो क्या होगा, वो पतला भी हो जाएगा इस तरीके से। क्यों? आप तो बाहर से मटेरियल नहीं लाए ना, उसी को खींच के पतला किया। आप रबर को खींच के देखना, पतला खींचना, डबल करना, देखना उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाती है, थिकनेस कम हो जाती है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नया कुछ बनेगा, लेंथ नया बनेगा। लेंथ कितना नया बनेगा? आपने डबल किया, देखो बिकम डबल, तो नया लेंथ 2L हो गया। रो तो वही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं था कि जो वायर को खींचे थे फेंक करके दूसरा वायर को खींचना स्टार्ट किए। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो वायर वही रहेगा, मटेरियल वही रहेगा, तो रेजिस्टिविटी भी वही रहेगा। अब R इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखोगे? रो एल अपॉन ए। इसके लिए R इज इक्वल टू क्या लिखोगे? रो एल डैश अपॉन ए डैश। अब देखो V इज इक्वल टू ए एल, और नया जो V इसके लिए बनेगा वो क्या होगा? ए डैश एल डैश। तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम होगा भाई, क्योंकि वायर वही है, उतना ही मटेरियल है, बस आपने खींच दिया। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? V डैश। तो ए एल इज इक्वल टू क्या होगा? ए डैश एल डैश। ए एल इज इक्वल टू ए डैश, एल डैश की वैल्यू दे रखा है, आपने डबल खींचा तो एल एल कैंसिल, तो ए डैश इज इक्वल टू ए बाई 2। देखो ए डैश का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे पुट करो, ये नया रेजिस्टेंस है, तो आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश के जगह पे 2L, ए डैश के जगह पे ए बाई 2, तो दिस इज रो, ये 2 ऊपर जाएगा तो मैं लिख देता हूँ 4 रो एल अपॉन ए आर डैश। तो आर की वैल्यू देखो, रो एल अपॉन ए है, तो मैं लिख सकता हूँ आर डैश इज इक्वल टू 4R, 4 इंटू 4, तो आर डैश कितना आ गया? दैट इज 16 ओम। नया रेजिस्टेंस होगा वो 16 ओम हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, फाइंड current drawn from battery if conducting block whose arrangement is shown in figure. Find the current drawn from the battery, यहाँ पे लिख दो इन बोथ केस,
दैट विल बी मोर क्लियर। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है, देखो कुछ इस तरीके का डायमेंशन दे रखा, और इसका डायमेंशन क्या दे रखा है, ये वाला डायमेंशन है, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं, ये जो डायमेंशन दे रखा है 0.25 मीटर, और ये भी डायमेंशन है 0.25 मीटर। ठीक है, बट ये कितना है 1 मीटर। क्लियर है ना, फर्स्ट केस। और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी 16 वोल्ट। सेकेंड केस, ठीक है, कुछ इस तरीके का दे रखा, बैटरी वही है 16 वोल्ट का। अब देखो यहाँ से यहाँ का जो डायमेंशन दे रखा वो 1 मीटर, और ये जो डायमेंशन है दिस इज 0.25 मीटर, और ये 0.25 मीटर। आपको दोनों केस में क्या करना है, करंट पता लगाना, कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखो सॉल्यूशन, पॉज करके एक बार सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। चलो V तो मेरे पास है, बट R तो नहीं है, तो इसके लिए इस कंडक्टिंग ब्लॉक के लिए R इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ρL/A। और एक और चीज़ गिवन है, ठीक है ना, मैं वो मिस कर दिया हूँ। ठीक है, रो इज 1 ओम मीटर। ठीक है ना, रो की वैल्यू कितना दे रखा, 1 ओम मीटर। ठीक है, अब पॉज करके सॉल्व करो, अब सॉल्व हो जाएंगे, है ना। स्टार्टिंग में क्योंकि रो की वैल्यू मिसिंग थी तो भी आता, रो के टर्म में आता। क्लियर है ना, चलो रो को मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ से L क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो R इज इक्वल टू रो की वैल्यू 1 दे रखा है, लेंथ कितना है, दैट इज 1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या, ये वाले फेस, तो ये देखो दोनों साइड इक्वल है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, दैट इज A स्क्वायर, तो 0.25 इंटू 0.25 मीटर स्क्वायर। तो लिख दो यहाँ पे 0.25 इंटू 0.25। यहाँ से देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ ये 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 25 दिस इज 4 टाइम्स 4 टाइम विच इज 16 ओम। आर मेरा आ गया 16 ओम, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, 16 वोल्ट अपॉन 16 ओम, तो विच इज 1 एम्पियर। क्लियर है ना, तो इससे करंट कितना पास होगा, 1 एम्पियर। इस वाले केस में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गया, कंडीशन क्या चेंज हुआ, अब जो लेंथ होगा वो ये वाला साइड होगा, तो लेंथ मेरे पास क्या होगा 0.25 मीटर। एरिया क्या होगा, एरिया अब खुद देखो ना, एरिया क्या होगा, ये वाला फेस कनेक्टेड है, तो इसकी एरिया क्या होगी, दैट इज 1 इंटू 0.25 मीटर। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो रो की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0.25, एरिया की वैल्यू 1 इंटू 0.25, 0.25 R इज इक्वल टू 1 ओम। क्लियर है ना, है ना। जहाँ पे लेंथ ये था तो लेंथ को मैंने 1 मीटर पुट कर दिया, एरिया क्या था 0.25 एरिया को पुट कर दिया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आया था 16 ओम, तो करंट कितना आया था 1 एम्पियर, 16 डिवाइडेड बाई 16। बट यहाँ पे रो 1 है, बट लेंथ देखो यही लेंथ को क्रॉस करेगा 0.25, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 इंटू 0.25, तो 1 आ गया। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R, V इज 16 अपॉन R इज 1, तो 16 एम्पियर। इस वाले में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। क्लियर है ना, तो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रोसीड और वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना होगा लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो the temperature coefficient of
conductor is 0.00125 per degree centigrade. Find out its resistance or find out temperature when it resistance become 2 ohm when the temperature, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर दो, है ना, क्या करो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर इज दिस इफ इट्स resistance is 1 ohm at temperature 300 Kelvin, then find temperature when its resistance become 2 ओम। जब उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 ओम हो जाएगी, तो उस वक्त मेरे को बताना है उसकी टेम्परेचर क्या होगा उस वायर का। तो देखो सॉल्यूशन सॉल्व करो पॉज करके। गिवन डेटा क्या है, अल्फा का वैल्यू दे रखा है 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस। इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ओम, मतलब इनिशियली आर नॉट की वैल्यू दे रखा 1 ओम और उस वक्त कितना टेम्परेचर था 300 केल्विन। तो केल्विन से कन्वर्ट कर दो, दैट इज डिग्री सेल्सियस में। तो क्या करना होगा, 273 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दैट इज 300 माइनस 273, दैट इज कितना होगा 273, है ना, 27 डिग्री सेल्सियस होगा ना। देखो 300 माइनस 273 27, क्लियर है, तो 27 डिग्री सेल्सियस। अब रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस दे रखा 2 ओम, इस वक्त का टेम्परेचर मेरे को पूछा। तो आपके पास एक्सप्रेशन था डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन आर नॉट अल्फा, ये होगा। तो डेल्टा आर का मतलब क्या, फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस इज 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 0.00125, ठीक है। और ये यहाँ से आप ऊपर की तरफ 1/0.00125 और डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, टी माइनस टी नॉट। टी इज इक्वल टू क्या होगा, इसको ऊपर ले जाओ तो 1 2 3 4 5 50/125 प्लस टी नॉट, तो ये कितना होगा, दैट इज 1000/125 प्लस टी नॉट की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब सारे को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 854 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू 854 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। बट टेम्परेचर हमें किस में दिया है, केल्विन में दिया है, तो इसमें 273 ऐड करोगे तो 1124 केल्विन आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है ना। व्हाइल सॉल्विंग यू विल गेट द रिजल्ट। चलो ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, सो थैंक यू।